ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम संपत्ति के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति के अधिकार का प्रोविज़न पहले कहाँ रखा गया था, वर्तमान में कहाँ है इसका उल्लेख, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाए जाने व वैधानिक अधिकार बनाने के पीछे क्या कारण रहा है। इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडियंस को, भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। उनमें संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी, एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो पहले आइए हम ये देखते हैं कि पहले जो कौन कौन से आर्टिकल्स में इसका प्रोविज़न रखा गया था और उसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 19(1)(f) यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, 19(1)(f) में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन व उसके विक्रय यानी संपत्ति एकत्रित करने और उसके बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। आर्टिकल 31 क्लोज 1 और आर्टिकल 31 क्लोज 2, इसमें भी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। आर्टिकल 31 क्लोज 1 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता था, और आर्टिकल 31 क्लोज 2 के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति से संपत्ति अर्जित की जा सकती थी। कुछ कंडीशंस रखी गई उसमें, यानी 2 कंडीशंस थी कि राज्य संपत्ति तो अर्जित कर सकता है, लेकिन तभी करेगा जब संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ग्रहण की जाए, और दूसरा कारण सरकार के द्वारा उसके लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। लेकिन बाद में हमने देखा कि मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे और जो नीति निर्देशक तत्व थे वो राज्य के लिए थे। तो नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया और राज्य जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया कि वो कानून बना करके समय समय पर इन्हें परिस्थिति के आवश्यकता अनुसार लागू करें। तो जब भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने किया गया, नीतियाँ, उसके लिए नीतियाँ बनाई गई, कानून बनाए गए, तो संपत्ति के अधिकार से टकराहट होने की वजह से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में विवाद बढ़ गया। तो हम अब यही जानेंगे कि मूल अधिकारों से इसके हटाए जाने के पीछे क्या कारण रहा है। डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स थे उसमें को उनको क्रियान्वित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और बाद में इसे मूल अधिकारों के भाग से ही हटा दिया गया। भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई और जिसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कानून के निर्माण के साथ साथ अनेक नीतियों का निर्माण किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम को भी लागू करने के लिए तथा जो जमींदारी के उन्मूलन के लिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अध्याय से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाद में फिर अनेक याचिकाएं दायर की गई, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना में अड़चन आने लगी और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के भाग से स्थानांतरित कर दिया गया। आर्टिकल 31(a) के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए कहा गया कि कृषि योग्य भूमि का अर्जन, खानों के लीज का प्रावधान, 2 वाणिज्यिक घरानों के विलय, किसी भी वाणिज्यिक संस्था में उसके निदेशकों के शहर को नियंत्रित करने के प्रावधानों को संपत्ति के मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया और यह कहा गया कि इस संदर्भ में सरकार किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर आर्टिकल 31(b) के द्वारा 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और इसमें शामिल किसी भी जो कानून
या नियंत्रणकारी जो प्रावधानों का मूल अधिकारों के हनन के आधार पर यानी 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया गया, यानी उसकी न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। उसमें जो भी कानून डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को सम्मिलित किया गया। फिर बाद में प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ 1951 के बाद सरकार के द्वारा भूमि अर्जित करने का रास्ता साफ हो गया कि परंतु मुआवजे को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि संविधान में मुआवजे को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। फिर बाद में 25वां जो अमेंडमेंट हुआ उस 1971 के द्वारा मुआवजे शब्द को ही संविधान से हटा दिया गया और उसके स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग किया गया। इसी संविधान संशोधन से ही एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसके द्वारा यह कहा गया कि जो DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए यदि मूल अधिकारों का भी उल्लंघन होता है तो ऐसा किया जा सकता है। यानी 39B व C को आर्टिकल 14 1931 के ऊपर प्राथमिकता दी गई। फिर 26वां जो अमेंडमेंट हुआ 1971 के द्वारा जो राजा महाराजा थे उनके जो प्रिवी पर्स यानी उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे आज़ादी के समय, उनकी जो पेंशन वगैरह थी उनको समाप्त कर दिया गया। फिर 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए यह कहा गया कि सभी जो नीति निर्देशक तत्व है उनको लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी इस अमेंडमेंट के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। और बाद में 1978 में 44वां अमेंडमेंट हुआ और उसमें 31(1) आर्टिकल 31(1) आर्टिकल 31(2) 19(1)(f) जो कि संपत्ति के अधिकार को भाग 3 के मूल अधिकारों से ही हटा दिया गया। और जिसका अभिप्राय यह है यानी वर्तमान में अब कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अब मूल अधिकार से इसे हटा दिया गया और इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में इसका कहाँ पर समावेश किया गया है तो आर्टिकल 300A यानी 300A में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है, ये ध्यान रखिएगा। और अंतर यही है कि पहले ये मौलिक अधिकार था और अब एक वैधानिक अधिकार। तो यानी मौलिक अधिकार के तहत तो वो सीधे संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन अब वो निचली अदालतों और सामान्य जो प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। और इसका अर्थ यह है वैधानिक अधिकार का ये भी कि सरकार के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण के बिना व्यक्ति से संपत्ति नहीं ली जाएगी। और संपत्ति के अधिकार का कुछ अवशेष अभी भी वैसे मौलिक अधिकारों में अभी भी है, जैसे फिर भी हम इस पे भी चर्चा करते हैं कि जैसे देख सकते हैं यदि किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की अगर ज़मीन अधिग्रहित की जाती है तो उसे बाजार दर पर राशि का भुगतान करना होगा। और यदि किसी भी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जाती है तो जो हदबंदी की सीमा के अंतर्गत है तो उस जमीन की कीमत का भी भुगतान सरकार को बाजार दर पर करना होगा। तो इस तरह संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। और हमें ये भी अब समझ में आया होगा कि मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में क्या अंतर है, क्योंकि मौलिक अधिकार में तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी विशेष 5 रिटें जारी कर सकता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकार है उसमें हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वैधानिक संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए हम यानी वैधानिक अधिकार है तो इसलिए निचली अदालतों में एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू सो मच।